तो मौर्यकालीन मूर्तिकला में अपन ने क्या पढ़ा कि इससे संबंधित जितने भी मौर्य काल से संबंधित जितने भी अपने को मूर्तियां वगैरह मिली, वो सारी कौन से स्थिति में, दीर्घ स्थिति में, अर्थात लंबी मूर्तियां मिली है, लंबी आकृति बनी है। सारी मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग समय में, जैसे अशोक से पहले के समय में मथुरा क्षेत्र से अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई। अशोक के काल में सम्राट अशोक थे, उसने एक युद्ध लड़ा, उस युद्ध में उसने लाखों लोगों को, लगभग 2 लाख व्यक्तियों को मार दिया था। अशोक ने सैनिकों को मारा था। तो उसका प्रायश्चित करने के लिए उसने क्या, धर्म को अपने अधीन किया, धर्म को मानने लगा। और धर्म कौन सा मानने लगा? वो बौद्ध धर्म। जैसे जैसे उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म के प्रति वो जागरूक हुआ और लोगों को भी बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक करने लगा। तो जब लोगों को जागरूक करने लगा तो उसने क्या किया, जगह जगह अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में उसने स्तंभों का निर्माण करवाया, स्तंभ बनवाए, स्तूप बनवाए। स्तंभ अपन ने बात की थी कि एक खंबे का आकार का बना हुआ होता है, जिसमें खंबे का आकार का बना होता है जिसमें अलंकृत या अलंकरण किया जाता है, अर्थात चित्र बनाए जाते हैं या मूर्तियां बनाई जाती है, जो अपन ने चित्र के माध्यम से बोर्ड पे देखा था, समझा था अपन। ऐसे अपन ने स्तंभ देखा, और स्तंभ के ऊपर टॉप पर जो शीर्ष स्थल होता है, शीर्ष स्थल पर क्या बनाते थे? मूर्तियां बनाते थे। शीर्ष स्थल पर मूर्तियों का निर्माण करते थे। मूर्तियां किसकी बनाते थे? पशु आकृतियों की, पशुओं की मूर्तियां बनाते थे। पशुओं में, मूर्तियों में एक श्रेष्ठ स्तंभ अपने को प्राप्त हुआ जिसका नाम था सारनाथ का सिंह शीर्ष, जिसको राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। सारनाथ का सिंह शीर्ष, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया, अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। उसमें 4 शेर आकृतियां, 4 शेर आकृतियां चारों दिशाओं में मुख किए हुए, पीठ से पीठ सटाकर बैठी हुई बनाई गई आकृतियां हैं। इनके जस्ट नीचे की जो पट्टी है, उस पट्टी के ऊपर 4 पशु आकृतियां बनाई हैं, जिसमें सिंह, घोड़ा, हिरण, हाथी, ये 4 आकृतियां बनाई गई है। और चारों को दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए बनाया गया है, दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए बनाया गया है। चारों आकृतियों के मध्य में एक चक्र का निर्माण किया गया है। जो चक्र, कौन सा चक्र? वह चक्र था जो अपन तिरंगे में देखते हैं। उस चक्र में 24 आरियां बनाई गई हैं। उस चक्र में 24 आरे, लाइनिंग, 24 लाइनिंग बनाई गई, जो अपने तिरंगे में उसको लिया गया है, उसी चक्र को लिया गया है तिरंगे में। उस चक्र को बनाने का मतलब ये था कि उस समय भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र परिवर्तन, अर्थात अपने धर्म को परिवर्तित, जैसे गौतम बुद्ध बने, गौतम बुद्ध का प्राचीन मतलब बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो जैसे सिद्धार्थ से वो कहां तक भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध बन गए, उसकी जो प्रक्रिया थी उसको उन्होंने बताया था कि ये चक्र के माध्यम से, कि कैसे चक्र प्रारूप हुआ और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी कहां तक पहुंचा और भगवान अर्थात भगवान बुद्ध का रूप ले लिया। सिद्धार्थ जो था वो भगवान गौतम बुद्ध का रूप ले लिए। ऐसे जो परिवर्तन हुआ था, इस परिवर्तन को उन्होंने चक्र के माध्यम से प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार सिंह आकृतियां बनाई गई 4, और सिंह आकृतियां असली, जैसे हूबहू जीवंत उदाहरण है, अर्थात जैसे तो वास्तव में जीवंत हो, वास्तव में वो ऐसे कि ऐसे अपने को दिख रहे हों, कि वास्तव में ये अभी ऐसे ही बिठाए गए हों, ऐसे जीवंत उदाहरण शेर आकृतियों के हैं। बहुत अच्छी मसल्स वगैरह, बहुत अच्छी उनकी दहाड़ दिखाई गई है, मतलब मुंह जो खुला हुआ दिखाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने सांस अंदर खींच रखी हो। ऐसे उसकी कुछ विशेषताएं हैं मूर्ति शिल्पों की। किसकी? शेर की। जो 4 शेर आकृतियां बनी उसकी। शेर आकृति के ऊपर एक चक्र रखा हुआ था जो टूट चुका है, जर्जर अवस्था में मिला है, और वो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो वो जो चक्र अपने को मिला था, वो चक्र धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा का ही एक हिस्सा है, जिससे पता चलता है कि कैसे सिद्धार्थ ने भगवान गौतम बुद्ध तक अपने आप को परिवर्तित किया था। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण भी अपने को बोध गया पे, जो
प्रथम उपदेश था भगवान बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था उसकी याद में भी इसको निर्मित किया गया था। भगवान बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन हुआ था उसकी याद में इस स्तूप का निर्माण किया गया था, जिसको सारनाथ का सिंह शीर्ष कहा जाता है, जिसको सारनाथ का सिंह शीर्ष कहा जाता है। ये वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है और आज भी ये सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। इसको राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने एक मूर्ति पढ़ी जिसका नाम था चामरग्रहाणी या चामरग्रहाणी, या उसको कहते हैं अपन दीदारगंज की प्रतिमा, यक्ष प्रतिमा, दीदारगंज की यक्ष प्रतिमा। पहले जो भी दिव्य प्राणी होते थे, जो शक्तिशाली व्यक्ति होते थे, शक्तिशाली मनुष्य, शक्तिशाली आदमी या स्त्री होता था, पुरुष या स्त्री होता था, उसको यक्ष और यक्षिणी का नाम दिया जाता था। पहले जो भी शक्तिशाली पुरुष, दिव्य पुरुष, जो बहुत अच्छे शक्तिशाली या दिव्य पुरुष माने जाते थे, उनको पहले यक्ष अथवा यक्षिणी के नाम से संबोधित किया जाता था। यक्ष पुरुष आकृति होती थी, यक्षिणी स्त्री आकृति होती थी। ऐसे ही अपन ने इस मूर्ति शिल्प में पढ़ा था यक्ष मूर्ति या यक्षिणी प्रतिमा। तो ये यक्षिणी की प्रतिमा अर्थात स्त्री आकृति है और स्त्री की मूर्ति बनाई गई है। ये एक कोई उस समय की दिव्य स्त्री या शक्तिशाली स्त्री होगी, ठीक है, उसकी प्रतिमा इसकी बनाई है। इसमें या तो ये कोई रानी होगी उस समय की, या फिर कोई अप्सरा होगी, या फिर कोई दिव्य स्त्री होगी। इन तीनों में से कोई भी ये हो सकती है, जिसका मूर्ति शिल्प उस जमाने में किया गया था। यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, जिसका एक हाथ टूटा हुआ है, एक हाथ जर्जर अवस्था में अपने को मिला है। इसको हाथ में, दाहिने हाथ में चामर पकड़े हुए दिखाया है, ठीक है, दाहिने हाथ में चामर पकड़े हुए दिखाया गया है, मूर्तिमान किया गया है, मूर्ति बनाई गई है। इसके बाल पीछे एक जूड़े के रूप में बंधे हुए हैं और शरीर भारी भरकम अर्थात हृष्ट पुष्ट शरीर बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण धीरे धीरे चलता रहा और इसी मूर्ति में, चामरग्रहणी में ही बहुत सी ऐसी विशेषताएं भी अपने को मिली जो पिछली कई मूर्तियों में अपने को नहीं मिली थी। इस प्रकार मौर्य काल में भी चित्रकला और मूर्तिकला का जीवंत उदाहरण मिलता है। चित्रकला और मूर्तिकला उस समय से, जो उस समय बनी थी, वो आज भी अपने को सुरक्षित अवस्था में कई जगह मिली है। ऐसा ही एक सिंह शीर्ष अपने को सांची मध्य प्रदेश में भी मिला था, लेकिन वो टूटा हुआ था, बिल्कुल टूटी हुई अवस्था में था, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। तो उसको जर्जर अवस्था में भी सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इस प्रकार अपन ने देखा कि मौर्यकालीन कला भी भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और मौर्य काल में भी एक सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया था, ठीक है। और देखो दूसरी शताब्दी की जितनी भी मूर्तियां बनी हैं, वो आकृतियां दर्शन अर्थात लोग देखने के लिए जाते हैं, जो दूसरी शताब्दी की मूर्ति। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि पहले ये सब म्यूट रहेंगे। पहले जो भी आकृतियां बनी थी, इनसे पहले ये कौन है? म्यूट हो जाओ सब, म्यूट हो जाओ सब। जो पहले आकृतियां बनी थी, इससे पहले क्या था? इससे पहले जो भगवान बुद्ध के अवशेष थे वो किसी मूर्ति के रूप में नहीं माने जाते थे। भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे वो मूर्ति के रूप में नहीं माने जाते थे। वो मूर्ति के रूप में इसलिए नहीं माने जाते थे कि उनकी मूर्तियों की जगह चिन्ह के रूप में पढ़ाई की जाती थी, देखा जाता था, पूजा की जाती थी। उनको समझा जाता था कि मूर्तियों के रूप अलावा चिन्ह, और चिन्ह भी कैसे? जैसे पद चिन्ह, पैरों के निशान, भगवान बुद्ध के पैरों के निशान बना लिए जाते थे, उसके बाद में उनको पढ़ा जाता था। भगवान बुद्ध के याद में एक कमल पुष्प बना लिया जाता था, फिर उसको पूजा जाता था, ठीक है। और ऐसे ही भगवान बुद्ध की अनेक कथाएं चित्रित कर ली जाती थी,
चित्र बना लिए जाते थे खूब सारे कथाओं के और उनको पूजा जाता था। अर्थात भगवान बुद्ध के मूर्तियां नहीं थी पहले, उनके पद चिन्हों को पूजा जाता था। और धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और मूर्तियां विकसित हुई और फिर मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। और मूर्तियों के पूजा के लिए मौर्य काल में गुफाओं का भी निर्माण किया गया। गुफाएं दो प्रकार की बनाई गई, एक चैत्य गुफाएं होती थी, एक विहार गुफाएं होती थी। चैत्य गुफाएं वो होती थी जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती थी, और जो विहार गुफाएं होती थी वो होती थी जिनमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने वाले जो लोग होते थे, जो पुजारी होते थे, वो विहार गुफाओं में निवास किया करते थे। ठीक है, इस प्रकार अपन ने गुफाओं की डिटेल्स पढ़ी, गुफाओं के बारे में पढ़ा कि दो प्रकार की गुफाएं होती थी, चैत्य और विहार। जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती थी उसको चैत्य कहा जाता था, और जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने वाले निवास करते थे, रहते थे, सोते थे, उस जगह को विहार गुफा कहा जाता था। इस प्रकार उन चैत्य गुफाओं में भी अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया था। भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियां बनाई गई है, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे अजंता की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, बादामी की गुफाएं हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने अब तक जो चैप्टर्स किए हैं उनका अपन ने आज संक्षिप्त में रिवीजन किया है। प्रागैतिहासिक काल का किया है, जैसे प्रागैतिहासिक काल की बात की थी अपन ने कि वहां पर पशुओं को मारने के, शिकार करने का दृश्य ज्यादा चित्रित किया गया है, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे मैं आज चित्र बना दूंगा तो मुझे पशु कल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए वो वृषभ का, हिरण का या किसी सुअर का, गेंडे का चित्र बनाता और उसमें त्रिशूल लगा देता, त्रिशूल बना देता, चित्रित कर देता, चारों तरफ व्यक्ति बना देता, आदमियों की या पुरुषों की कतारें बना देता, लाइन बना देता, और वो सोचता कि कल मुझे यह आसानी से मिल जाएगा। ऐसे वो चित्र बनाता था, उनका मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में ये चला, सिंधु घाटी में वो संपूर्ण मूर्तियां बनाने लगे और विकसित हो गया। धीरे धीरे कांस्य प्रतिमाएं आई और कांस्य प्रतिमाएं ढलाई से कांस्य प्रतिमाएं बनने लगी, अनेक प्रकार की कांस्य प्रतिमाएं बनी, वृषभ की, नटराज की अनेक कांस्य प्रतिमाएं मिली। उसके बाद में धीरे धीरे अपन आए मौर्य काल में कि धीरे विकसित हुआ, तो मौर्य काल में संपूर्ण मूर्तियां निर्मित होने लग गई। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं इन चैप्टर्स के बाद में, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्यकालीन, भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्यकालीन। अब आगे जो शब्द लिख रहे हैं देखो क्या लिख रहे हैं, मौर्यकालीन प्रवृत्तियां, मतलब मौर्यकालीन प्रवृत्तियां, ये मौर्य उत्तर मतलब मौर्य काल के बाद में क्या क्या हुआ वो अपन पढ़ेंगे कि मौर्य काल के बाद में अपन ने क्या क्या देखा, कि बाद में उसके अवशेष या मौर्य काल के बाद में किसको निर्मित किया गया, तो हो जाएगा प्रवृत्तियां, मौर्य उत्तर प्रवृत्तियां, मौर्यकालीन प्रवृत्तियां, ये अपना चैप्टर का नाम है। ठीक है, भारतीय कला अर्थात भारत की कला में, भारत की कला मतलब चित्रकला, भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला दोनों विकसित हुई कब, मौर्यकालीन प्रवृत्तियां, मौर्य काल के बाद में, या मौर्य काल की प्रवृत्तियां मौर्य काल के समय में जो भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला विकसित हुई, उसके बारे में अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर में अपन उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अपन ने पिछला सारा रिवीजन किया है आज, अब शुरू करते हैं। देखो, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य से में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अर्थात दूसरी सदी ईसा पूर्व की, ईसा से भी पहले की, ईसा पूर्व की दूसरी सदी में, ईसा पूर्व की दूसरी सदी में जो मौर्यकालीन शासक थे, जो मौर्यकालीन राजा थे, वो भारत के अनेक हिस्सों में अपना नियंत्रण कर चुके थे, भारत के अनेक हिस्सों में अपना नियंत्रण कर चुके थे। उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अलग अलग, जैसे शुंग काल, शुण काल, ठीक है, गुप्त शासक, ये अनेक शासकों ने राज किया था। तो अपने को इसमें हिस्ट्री में पढ़ना नहीं है, तो अपने को सिर्फ इतना पढ़ना है कि ईसा पूर्व की दूसरी सदी में
ईसा पूर्व की दूसरी सदी में लगभग सभी भारत के सभी क्षेत्रों में मौर्यकालीन शासकों का राज था। ठीक है, देखते हैं इनके इनके समय में अनेक जगहों पर, अनेक क्षेत्रों पर अनेक प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया था और उन मूर्तियों के कारण ये क्षेत्र सारे विश्व प्रसिद्ध हुए। कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हुए? देखो अपन क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें है बरहुत। क्षेत्रों की बात करते हैं जो कौन कौन से प्रसिद्ध हुए हैं। बरहुत मध्य प्रदेश में है, बरहुत मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भी मूर्ति कला के लिए विकसित, इनकी डिटेल पढ़ेंगे अपन कि ये कैसे विकसित हुई, थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। देखो बरहुत मध्य प्रदेश में है। बोध गया, बोध गया ये कहाँ है? बिहार में, ये बिहार में है। इसके अलावा फिर कौन सा है? जगमपेट, जगमपेट ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। ये प्रमुख स्थल है जिन्हों पर बहुत अच्छे अच्छी मूर्तियों का निर्माण हुआ है, बहुत बहुत अच्छी मूर्तियां मिली है यहाँ पे। फिर इसके बाद में आता है मथुरा। मथुरा ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये हो गया मथुरा। उसके बाद में आता है खंडगिरी, उदयगिरी। खंडगिरी, उदयगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी ये भी दो प्रमुख स्थल हैं जो कहाँ स्थित है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा। ओडिशा में कहाँ स्थित है? ओडिशा में। फिर आता है भज। भज वे एक जगह का नाम है जो कहाँ है? पुणे में, पुणे में स्थित है। पावनी, पावनी ये है नागपुर के निकट, नागपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और कुछ क्षेत्र, कुछ चित्र, कुछ गुफाएं महाराष्ट्र के पाई गई। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तो बहुत सी गुफाएं पाई गई हैं, बहुत से जो अपन पढ़ेंगे उनके बारे में। महाराष्ट्र में जो गुफाएं पाई गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रमुख स्थल हैं, इन स्थलों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये स्थल कैसे विकसित हुए, क्या इनमें ऐसी मूर्तियां बनी जिसको अपन पढ़ते हैं। महाराष्ट्र तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो अजंता की गुफाएं स्थित है। जो प्रमुख, अगर कला सब्जेक्ट, आप चित्रकला सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हैं और आपने अगर अजंता के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर तो ऐसा समझ लो बेकार है पढ़ना। क्योंकि अजंता एक अपने विषय का हब है। हब का मतलब एक उत्सव है, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, कहानी है। उसको अगर अपन नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं तो फिर वो बेकार है। उसको तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन बरहुत की बात करते हैं। देखो बरहुत में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार अर्थात लंबी हैं। मतलब यहां पर लंबी मूर्तियां बनाई गई हैं, लंबी आकार की। जो बरहुत है ये एमपी में स्थित है, यहाँ पर बहुत से आकार की मूर्तियां बनी हैं जो लंबी आकार में बनाई गई हैं, और वो भी किसकी? यक्ष और यक्षिणी की। यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा बनाई गई है, यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा बनाई गई है। बरहुत में जो एमपी में स्थित है, यहाँ पर लंबी आकार की मूर्तियां बनाई गई है। और कौन सी मूर्तियां? यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण यहाँ पर ज्यादा किया गया है। इसके बाद देखो प्रतिमाओं के आयतन में कम उभार है, मतलब उभार कम दिया गया है, थोड़ी हल्की बनाई गई है मूर्तियां। लेकिन रेखात्मक का ध्यान रखेंगे, लेकिन रेखाएं बहुत अच्छी बनाई गई उसके अंदर। रेखाएं मतलब जैसे बालों की रेखाएं हैं, जैसे बालों की एक एक रेखाएं अपन बनाए तो बालों की रेखाएं हैं। ठीक है, और हाथ की जैसे आंख, नाक, कान की जो रेखाएं हैं, जो शेडिंग है, जैसे छाया प्रकाश दिखाना है, वो बहुत अच्छा काम किया गया है बरहुत में। बरहुत में बहुत अच्छा काम किया गया है। इस बरहुत की जो मूर्तिगत मूर्तियां थी वो अधिकतर यक्ष और यक्षिणियों के द्वारा ही प्राप्त, अर्थात यक्षिणियों से ही मिली है अपने को, अर्थात यक्षिणी की प्रतिमा ही कहते हैं इसको। ज्यादातर कौन सी प्रतिमा? यक्षिणी की। कभी भी आपसे पूछे कि बरहुत में कौन सी प्रतिमा बनी है,
तो वो यक्ष प्रतिमा या यक्षिणी प्रतिमा अपन उसको कहेंगे। ठीक है, देखो आगे, मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान अधिकतम उपयोग किया गया है। मतलब बहुत सारा स्थान, जैसे एक अपन दीवार लेते हैं तो दीवार के ऊपर वो मूर्ति बनाते हैं कोई, ठीक है, तो उस मूर्ति को बहुत लंबी चौड़ी बनाने की कोशिश की गई है, बहुत कहानी के रूप में बनाने की कोशिश की गई है मूर्ति को। तो इस प्रकार बरहुत की अगर अपन बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ लंबी आकार की मूर्तियां ज्यादा बनी है और यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी से संबंधित मूर्तियां ज्यादा बनी गई है। यक्ष और यक्षिणी से संबंधित मूर्तियां ज्यादा बनी है। दूसरी बात, इसमें बरहुत में रिलीफ का प्रयोग किया गया है। रिलीफ, रिलीफ आर्ट, रिलीफ आर्ट। रिलीफ आर्ट क्या होती है? रिलीफ आर्ट होती है कि उभारदार, रिलीफ का मतलब होता है उभरा हुआ भाग। तो रिलीफ आर्ट का प्रयोग इसलिए किया कि यहाँ पर जैसे एक सिंपल दीवार है तो दीवार को कुरेद कर ही उसमें मूर्ति का निर्माण कर दिया। मतलब सिंपल दीवार और दीवार को कुरेदा और उसमें अपने औजार से उसी दीवार में मूर्ति का निर्माण कर दिया और बाकी क्षेत्र को जैसे ऐसे एक वो बन गया, क्षेत्र बना लिया अपना और इसी में मूर्ति का निर्माण कर दिया और उसको उभरा हुआ भाग बना दिया। उभरा हुआ भाग मतलब ऐसे लगता है मूर्ति को अगर आप उसको छुओगे तो बाहर निकली हुई मूर्ति अपने को लगती है, जबकि बनी हुई उसी दीवार के अंदर है। तो वो उभारदार प्रतिमाएं बनाई गई है। इसमें अनेक जैसे मूर्तियां बनाई और मूर्तियों के अलावा यहाँ पर जैसे क्षेत्रों में अपन ने कहा अभी कि दीवार पे ही उसने उभारदार मूर्तियां बनाई हैं। तो इस दीवार पे जो उभारदार मूर्तियां बनाई हैं उसमें क्या किया है उसने, उसमें बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं का चित्रांकन किया गया है, मूर्तिमान किया गया है, मूर्तियां बनाई गई हैं जातक कथाओं से संबंधित। अब जातक कथा क्या होती है? भगवान बुद्ध जो थे उनकी जन्म जन्मांतर की जो कहानियां होती थी, भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की जो कहानियां होती थी उनको जो मूर्ति में या मूर्तियां बनाकर प्रदर्शित किया जाता था उसको जातक कथाएं कहा जाता था। अर्थात भगवान बुद्ध की जो जन्म जन्मांतर की कहानियां होती हैं उनको ही जातक कथाएं कहा जाता है। याद रखेंगे, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जातक कथा किसे कहते हैं? जातक कथा तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित या भगवान बुद्ध के जीवन लीला से संबंधित जो भी कहानियां चित्रित की जाती थी उसे जातक कथा कहा जाता था, जातक कथा कहा जाता था। तो ये जातक कथाएं यहां पर ज्यादा चित्रित की जाती थी, जैसे रूरू जातक, रूरू जातक कथा, ठीक है। ये रूरू जातक कथा क्या होती है? इसको एक कहानी के रूप में चित्रित किया गया है। ये कहानी क्या है, इस कहानी को देखते हैं अपन। रूरू जातक कथा में क्या था, क्योंकि कई बार पूछ लेता है रूरू जातक कथा क्या होती है, तो अपने को ये याद रहना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है। ये कहानी है, आपकी बुक में भी है, लिखा हुआ है। रूरू जातक होता है कि एक हिरण जो जिसके सोने के सींग थे, उस हिरण ने एक व्यक्ति को देखा, जो व्यक्ति क्या था? कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति था, व्यापारी था जिसको बहुत नुकसान हो गया था, कर्ज में डूबा हुआ था। वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था नदी पे, तो उसको हिरण ने देखा और हिरण उसको बचाकर ले आता है। हिरण उसको बचाकर ले आता है और कहता है तू अभी मर मत, गांव चला जा और मतलब तेरे शहर चला जा, तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मरने से कुछ अच्छा नहीं होगा। तो उसकी जान बचाकर, अर्थात वो मर रहा था, उसकी जान बचाकर लेकर आता है और लाकर उसको गांव में छोड़ देता है। गांव में जैसे ही उसको पता चला कि राजा ने ये संदेश दिया है कि कहीं भी आपको अगर स्वर्ण सींग वाला कोई हिरण मिले तो उसका पता बताओ, तो किस जंगल में, आसपास के कौन से जंगल में। और ऐसे सुनते ही क्या, वो जो व्यापारी था वो राजा के पास जाता है और वो कहता है मैंने देखा था, जबकि हिरण ने उसको मना किया था भाई शहर में किसी को मेरे बारे में मत बता। लेकिन वो क्या करता है, उसको जाकर राजा को और वो सारी बातें बताता है कि वहां वो हिरण है। जैसे ही वो उसको पता चलता है कि हिरण कहाँ, तालाब के समीप है, तो राजा उसको स्वर्ण का वो था, हिरण था, स्वर्ण के सींग थे, उसके सोने के सींग थे। तो जैसे ही वो राजा वहां पर पहुंचता है और उसका शिकार करने के लिए, तो इस चित्र में, इस मूर्ति में क्या दर्शित किया गया है कि वहां राजा को जो व्यापारी था वो हाथ से इशारा करते हुए बताया गया उसको कि वो रहा हिरण। इसका मतलब वो हिरण विचार करता है कि इसका मतलब इस व्यापारी ने ही मेरे बारे में परिचय दिया है। तो एक ऐसी कथा भी
चित्रित है, जिसको अपन रूरू कथा कहते हैं। रूरू कथा, रूरू जातक कथा, जो ये कहाँ चित्रित है? बरहुत में चित्रित है। ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये कथा अपने को अजंता में भी मिलेगी, ये कथा अपने को सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसमें भी मिलेगी। तो ऐसे ये कथाएं इसमें चित्रित हुई है। तो पूछ ले बरहुत में कौन सी कथाएं चित्रित की गई है, तो वो रूरू जातक कथा अपन बता देंगे। तो रूरू जातक कथा ये बताई गई है इसके अंदर, ठीक है। ये ऐसी कथा का इसमें चित्रांकन या मूर्तांकन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बरहुत में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय, जो बरहुत में जो मूर्तियां पाई गई है वो कहाँ है? भारतीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ है सुरक्षित है? भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। जो बरहुत से प्रतिमा पाई गई है भारतीय संग्रहालय, और भारतीय संग्रहालय कहाँ है? भारतीय संग्रहालय है कोलकाता, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। तो इस प्रकार जो भी भारतीय कला और स्थापत्य कला की इस समय बरहुत से अपने को मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वो सारी मूर्तियां कहाँ सुरक्षित हैं? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बरहुत की प्रतिमाओं में उभारपन और भारीपन दिखाया गया है। इनकी मूर्तियों में रेखांकन का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, रेखाएं सुंदर बनाई गई हैं। इसमें बरहुत में रूरू जातक कथा का, रूरू जातक कथा को भी दर्शाया गया है। रूरू जातक कथा के अपन ने बात कर ली, रूरू जातक कथा कौन सी है। इसके अलावा यह से जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वो कहाँ सुरक्षित है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। कोई समस्या है क्या यहां तक? किसी को कोई यहां तक समस्या है क्या? बोध गया जो बिहार में स्थित है, इसमें ऐसा माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में दिया था, बिहार में दिया था। यहाँ पर भी अशोक द्वारा निर्मित कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ? बोध गया में। यहाँ पर जो दीवारों पर मूर्तियां बनाई गई हैं, उन मूर्तियों में भगवान बुद्ध से संबंधित उपदेश देते हुए कहानियां चित्रित की गई है, जिसे उपदेश जातक कथाएं कहा जाता है। ये कथाएं एक वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को बैठे हुए और उनके सामने कुछ व्यक्तियों को बैठे हुए दर्शाया गया है, ठीक है। अर्थात उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध को दिखाया गया है। कहाँ? बोध गया में। यहाँ पर मूर्तियां असंख्य मिली हैं, मतलब जो भगवान बुद्ध के सामने मूर्तियां बनी है उनका बहुत अच्छा संयोजन बनाया गया है। अलग अलग मूर्तियां बनाई गई है और अलग अलग चेहरे, जैसे लोग व्यक्ति वास्तव में बैठे हों और बहुत ध्यान पूर्वक किसी को सुन रहे हों, ऐसा उसमें मूर्तियां बनाई गई है। कहाँ? बोध गया बिहार में। इनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में यह है कि एक ही पत्थर में काटकर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग मूर्तियों का निर्माण किया है। एक ही संयोजन में, एक ही चित्र में, एक ही जगह पर इन्होंने एक ही पत्थर को तराश कर, क्या? एक ही पत्थर को तराश कर, हाँ शाबाश। एक ही पत्थर पर इन्होंने अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। शाबाश बेटा, एक ही पत्थर को तराश कर, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या किया, एक पत्थर ली, एक दीवार ली और दीवार पर ही उन्होंने एक ही जगह पर मूर्तियां बनाई, और वो भी असंख्य 10-20 आकृतियां एक ही जगह पर बना दी, एक ही पत्थर पर, ठीक है। और उनको बनाकर उसको उसके सामने भगवान बुद्ध को वृक्ष के नीचे बनाया, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, उस वृक्ष के नीचे बनाया है और बैठे हुए और सामने व्यक्तियों को बैठे हुए यहाँ पर चित्रित किया गया है। सही है, मतलब मूर्तियां बनाई गई हैं। उसके बाद की बात करें अपन, जगमपेट आंध्र प्रदेश। इसमें क्या था? भगवान बुद्ध की जातक कथाओं का चित्रांकन किया गया था, मूर्ति नहीं चित्र। यहाँ पर जगमपेट में चित्र बने हैं और वो भी भगवान बुद्ध की कथाओं से संबंधित। जैसे वे भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, वो सिद्धार्थ कैसे अपने स्वरूप में परिवर्तित हुए, धीरे धीरे कैसे वो अपने रूप तक पहुंचे और कैसे उन्होंने क्या किया, ये पूरी कहानियां वहां पर जगपेट में चित्रित की गई हैं, आंध्र प्रदेश में चित्रित की गई है। अब देखो बात करते हैं अपन मथुरा की। मथुरा उत्तर प्रदेश।
मूर्तिकला का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है ये, मूर्तिकला का प्रारंभिक केंद्र। सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में मूर्तियां यहीं पर मिली है, अत्यधिक मात्रा, मतलब सबसे ज्यादा मूर्तियों का जो समूह प्राप्त हुए हैं, बहुत सी मूर्तियां मिली हैं, वो मथुरा से ही मिली हैं, पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले मूर्तियां यहीं से मिली हैं। सबसे पहले जो मूर्तियां मिली हैं वो भी कहां से मिली अपने को? मथुरा से ही मिली है सबसे पहले। अर्थात जो प्राचीन काल में, क्योंकि सबसे पहले मूर्तियां यहां से क्यों मिली हैं? क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था कि मूर्तियों का निर्माण तो होता था, लेकिन जगहों का, सेलकृत का, एक पत्थर को तराश कर बनाते तो थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि ऐसा नहीं था कि अलग से कोई मूर्ति बना दी, क्योंकि पहले पद चिन्हों को पूजा जाता था, भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को ही माना जाता था। अब इसमें जो मथुरा से अपने को मूर्तियां प्राप्त हुई, उसमें सिंगल मूर्तियां भी मिलने लगी, जैसे यक्ष की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्तियां, विष्णु की मूर्तियां, ऐसे बहुत सी मूर्तियां अपने को यहां से प्राप्त हुई है, बहुत सी मूर्तियां। ठीक है, और इसीलिए इसको प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। अत्यधिक मात्रा में यहां से मूर्तियां प्राप्त हुई है, कहां से? मथुरा से। सबसे पहली मूर्ति या सबसे पहले मूर्तियों का संग्रह भी अपने को मथुरा से ही प्राप्त हुआ है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मथुरा को हिंदू धर्म का केंद्र माना जाता है, मथुरा को हिंदू धर्म का केंद्र माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां ज्यादा मिली है, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां ज्यादा मिली है, हिंदू धर्म से भी ज्यादा बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का यहाँ पर ज्यादा संग्रह अपने को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यक्ष और यक्षिणी की भी असंख्य संख्या में यहाँ से मूर्तियां मिली है। कहां से? मथुरा से, यूपी में स्थित है। सबसे पहली मूर्ति या सबसे पहले मूर्तियों का संग्रह है, या मूर्तियां यहीं से प्राप्त हुई है। मूर्तियों का सबसे बड़ा केंद्र इसी को माना जाता है। अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर मूर्तियों का समूह प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अपन उत्तर प्रदेश को याद रखेंगे। कोई समस्या है यहाँ तक?